नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ज्योग्राफी का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड सभी कॉन्टिनेंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसी वीडियो में हम सभी कॉन्टिनेंट को डिस्कस करने वाले हैं एंड ये भी जानेंगे कि इन कॉन्टिनेंट का महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को कंप्लीट करना है, अच्छे से समझिएगा, फोकस होकर समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट की कि भैया ये महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है। तो कॉन्टिनेंट महाद्वीपों के बनने की जो प्रक्रिया को लेकर अलग अलग विशेषज्ञ द्वारा थ्योरी जो है वो दी गई है। इनमें हम कुछ थ्योरी को डिस्कस करते हैं। जैसे पहली थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये क्या बोलती है? देखिए, इस थ्योरी के अनुसार स्टार्टिंग में पृथ्वी का जो समस्त भूखंड था वो एक महाद्वीप था जिसका एक नाम था पेंजिया, और एक विशाल ओशन था जिसे पेंथलासा कहते थे। आज से 2 मिलियन साल पहले पेंजिया 2 नए भूखंड में टूट जाता है, 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा होता है लॉरेंसिया अंगारा एंड दूसरा होता है गोंडवाना लैंड। पेंजिया टूटने के 3 प्रमुख कारण माने जाते हैं। पहला टाइडल फोर्स, दूसरा बॉयंसी फोर्स एंड तीसरा डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीनों की वजह से पेंजिया टूटा था और इसी वजह से 33 सागर का फॉर्मेशन हुआ। अगले स्टेज में गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड और अलग अलग भूखंड में टूट जाते हैं जिससे अलग अलग कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ। गोंडवाना लैंड से बहुत सारे कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ जैसे कि इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। वहीं अंगारा लैंड के टूटने से हमको नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, इन सब कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन देखने को मिला। तो ये हमने डिस्कस करी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसके बाद हम बात करते हैं थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी की। इस थ्योरी को आर्थर होम्स ने दिया था। ये थ्योरी कॉन्टिनेंट की मूवमेंट को समझाती है। देखिए, इस थ्योरी के अनुसार पृथ्वी के अंदर बहुत ही गर्मी है और इस गर्मी की वजह से मेंटल में जो सब्सटेंस है वो ऊपर की ओर उठते हैं और ठंडे सब्सटेंस नीचे की ओर जाते हैं। इस कन्वेक्शन करंट की वजह से अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट मूव करती हैं। यह मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है, लेकिन इसके कारण अर्थक्वेक, भूकंप जैसी घटना, वोल्केनोज, ज्वालामुखी और पर्वतों का बनना, माउंटेन्स बनना हमको देखने को मिलता है। इसी थ्योरी से पहाड़ों का रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हमने मेंटल की बात करी फ्रेंड्स। तो मेंटल पृथ्वी की परतों में से एक परत है जो कि क्रस्ट और कोर के बीच स्थित है। मेंटल की गहराई लगभग 30 से 2900 किलोमीटर तक होती है और यह लगभग 84% पृथ्वी की कुल मात्रा को कवर करता है। इसमें गर्म, ठोस, सॉलिड और चिपचिपे रॉक पदार्थ होते हैं जो धीरे धीरे बहते रहते हैं। तो समझ में आया आपको थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी क्या बोलती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली थ्योरी की जो कि है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये क्या थ्योरी है? देखो, इस थ्योरी को हैरी हेस ने 1960 में दिया था। इनके अनुसार ओशन की प्लेट्स बीच से टूट रही हैं और वहां से मैग्मा निकलकर बाहर आता है जिससे ओशन के अंदर मिड ओशन रिजेस बनते हैं। जैसे जैसे ये प्लेट फैलती है नए क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। यही कारण है कि समुद्र की प्लेट्स धीरे धीरे फैल रही हैं और सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है। यहाँ पर हमने रिजेस की बात करी तो समुद्र तल या धरती की सतह पर पाए जाने वाले लंबे, ऊंचे और तीखे पहाड़ी पर्वतीय आकार की रचना होती है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? रिजेस बोला जाता है। तो ये हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली थ्योरी डिस्कस करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखिए, इस थ्योरी को WJ मॉर्गन ने 1967 में दिया था। इस थ्योरी के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत जिसे लिथोस्फेयर कहते हैं वह कई प्लेट्स में बटी हुई हैं। ये प्लेट एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैरती रहती हैं और समय समय पर मूव करती रहती हैं। टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से 3 तरह की घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं: डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज मतलब जहां पर प्लेट एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जहां पर प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज जहां पर प्लेट एक दूसरे के बगल से गुजरती हैं। पृथ्वी में 8 बड़ी प्लेट्स या फिर 20 से 22 छोटी प्लेट्स हमको देखने को मिलती है। इनकी मोटाई 70 से 80 किलोमीटर के आसपास होती है। अगर हम इन प्लेट मूवमेंट के इम्पैक्ट को डिस्कस करें तो पहला आता है हमारा पास में कॉन्टिनेंटल कॉलिजन। जब 2 कॉन्टिनेंट प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो बड़े बड़े पर्वत मतलब माउंटेन्स जैसे कि हिमालय बनते हैं, है ना। इंडिया की प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, तभी हमको देखने को मिला था कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो कॉन्टिनेंटल कॉलिजन। दूसरा है यहाँ पर देखिए इम्पैक्ट प्लेट मूवमेंट का, ओशनिक कॉन्टिनेंटल कॉलिजन। जब एक ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती हैं तो ओशनिक प्लेट डेंस होने के कारण नीचे चली जाती हैं, जिससे वोल्केनो,
माउंटेन रेंज ये हमको देखने को मिलते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एंडीज माउंटेन्स साउथ अमेरिका और नास्का प्लेट के बीच में, ठीक है। इसके बाद हम ओशनिक कोलिजन की बात करें तो जब दो ओशनिक प्लेट आपस में टकराती हैं तो डीप ट्रेंच एंड वॉल्केनिक आइलैंड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरियाना ट्रेंच। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो हमने 4 अलग अलग थ्योरी को डिस्कस किया। पहला था हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो बताती है कि पहले एक बड़ा महाद्वीप पेंजिया था जो बाद में टूटकर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बढ़ गया। सेकेंड थ्योरी है हमारी थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी। इसके अनुसार पृथ्वी के अंदर की गर्मी की वजह से टेक्टोनिक प्लेट हिलती हैं, जिससे अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज और माउंटेन बनते हैं। तीसरा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जो ये बताती है कि ओशन के नीचे प्लेट फैल रही हैं और नए समुद्री क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। चौथा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसके अनुसार पृथ्वी की लिथोस्फीयर कई प्लेट में बटी हुई हैं जो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरती हैं और इनके मूवमेंट से अलग अलग जियोलॉजिकल इवेंट हमको देखने को मिलते रहते हैं। तो ये 4 थ्योरी हमने डिस्कस करी। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एक एक करके सभी 7 कॉन्टिनेंट को डिस्कस करते हैं। तो कॉन्टिनेंट महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप कॉन्टिनेंट एक बड़ा लैंडमास जो ओशन से डिवाइड होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। हमारी अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट हमको देखने को मिलते हैं। अगर एरिया वाइज हम डिस्कस करें तो सबसे बड़ा है एशिया, दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका, तीसरे नंबर पर आता है नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर आता है साउथ अमेरिका, 5वें नंबर पर आता है अंटार्कटिका, छठे पे आता है यूरोप एंड 7वें पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एरिया के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है, और एशिया एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है। पॉपुलेशन वाइज देखें तो एशिया पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका आता है, तीसरे पर आता है पॉपुलेशन के हिसाब से यूरोप, चौथे पे नॉर्थ अमेरिका, 5वें पे साउथ अमेरिका, छठे पे ऑस्ट्रेलिया एंड 7वें पे आता है अंटार्कटिका। एक एक करके डिस्कस करें। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को डिस्कस करते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो यह वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। यह पूरी तरीके से साउथर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे प्यासी धरती या फिर थ्रस्ट लैंड का कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इसके वेस्ट पार्ट में डेजर्ट हमको देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे थ्रस्ट लैंड कहते हैं, प्यासी धरती। चलिए ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन थोड़ा डिस्कस करें। तो जैसा कि आप यहाँ पर मैप देख पा रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में देखिए फ्रेंड्स, हमको टिमोर सागर देखने को मिलता है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट और साउथ ईस्ट एशिया के तिमोर द्वीप के बीच स्थित एक समुद्र है। यह तेल और गैस के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है, जहाँ पर कई ऑफशोर ड्रिलिंग रिग्स पाए जाते हैं। यह समुद्र इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ है। अगला बात करते हैं हम डार्लिंग रेंज की। तो यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा सा पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है। इसकी ऊंचाई बहुत ही कम है, उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह जियोलॉजिकल एंड बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ की जो ग्रेनाइट फॉर्मेशन और प्राकृतिक सुंदरता है वो बहुत ही मशहूर है। इसके बाद हम बात करते हैं सैंडी, गिब एंड विक्टोरिया डेजर्ट की। तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित सैंडी या फिर बालू वाले पहाड़ों का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ये 3 प्रमुख डेजर्ट हमको देखने को मिलते हैं और इन सभी डेजर्ट में गोल्ड रिजर्व फाउंड हुए हैं। इसकी खोज किसने करी है? तस्मान और कुक ने की थी। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कारपेंटारिया की खाड़ी देखने को मिलती है, बे ऑफ कारपेंटारिया। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित एक शैलो सी है, समुद्र है, जो अराफुरा सी से जुड़ा हुआ है। यह मछली पकड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है। इसके बाद कोरल सागर की बात करें, कोरल सी की, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर तट पर स्थित है। यह सागर ग्रेट बैरियर रीफ के लिए बहुत ही जाना जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। यह समुद्री बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। तो यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, जो क्वींसलैंड से लेकर न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया तक फैला हुआ है। यह रेंज ऑस्ट्रेलिया के मौसम और जल निकासी प्रणाली को प्रभावित करता है। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये एक फोल्डिंग माउंटेन है और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर के आसपास है। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है कोसियुस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वर्ल्ड का तीसरा सबसे लंबा माउंटेन है। आगे देखिए, बात करते हैं हम तस्मान सागर की, तस्मान सी की। तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित एक सागर है, जिसे एबल तस्मान के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज की थी। न्यूजीलैंड की बात करें फ्रेंड्स, तो ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित द्वीपीय देश है, जो अपने खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों, पर्वतों और समुद्र तटों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। यह 2 मुख्य द्वीपों नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड से बना हुआ है। तो ये मैप से हमने अच्छे से डिस्कस किया। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पार्ट वाला एरिया है,
इस कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में 60% पॉपुलेशन रहती है। कितनी? 60%। और इस पार्ट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर कृषि का उत्पादन ज़्यादा होता है, पशुपालन ज़्यादा होता है एंड जनसंख्या भी ज़्यादा है। यहाँ पर पशुपालन की बात करें तो यहाँ पर मेरिनो भेड़, अगोरा खरगोश और भैंस और कुत्ते का हमको यहाँ पर पालन देखने को मिलता है। ये वो जगह है जहाँ पर दुनिया का सबसे फेमस वूल का प्रोडक्शन होता है। मेरिनो भेड़ की बात करी तो भेड़ पालन के केंद्र को क्या कहते हैं? स्टेशन कहा जाता है यहाँ पर। और इसमें जो मजदूर होते हैं उसे क्या कहते हैं? जेकारो कहते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं एग्जाम में। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट पार्ट की बात करें, पश्चिमी भाग की बात करें तो वहाँ पर हमको डेजर्ट देखने को मिलते हैं, ग्रेट सैंडी, गिब्सन एंड ग्रेट विक्टोरिया। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर कुछ डेजर्ट देखने को मिलते हैं। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े रेगिस्तान हैं जहाँ पर अत्यधिक गर्मी और कम बारिश होती है। इसी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हमको 2 गोल्ड माइन, सोने की खान भी देखने को मिलती है। एक है कुलगरलाई और कालगुरली। ये 2 सोने की खान, गोल्ड माइन हमको देखने को मिलती है, जो इस क्षेत्र को दुनिया के सबसे समृद्ध सोने के क्षेत्रों में से एक बना देता है, कुलगरलाई और कालगुरली। ठीक है, यहीं पर ही ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रिवर मरे डार्लिंग नदी जो है वो बहती है। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, तांबा, इन सब के डिपॉजिट्स हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इमू बर्ड, कंगारू एंड कोकाबोरा ये हमको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाते हैं। कोकाबोरा की बात करें तो ये ह्यूमन की तरह हंसता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में हमको ग्रेट बैरियर रिफ देखने को मिलती है, महान प्रवाल भित्ति। ये कोरल, प्रवाल, मूंगा से बनी हुई है जो कि समुद्री जीव होते हैं। यह ग्रेट बैरियर रिफ कोरल सी में लोकेटेड है। यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रिफ है और यह क्वींसलैंड का पार्ट है। न्यूजीलैंड को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यह साउथ ईस्ट पार्ट में स्थित एक देश है और यह 2 पार्ट में बटा हुआ है, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में हमको एक जल संधि देखने को मिलती है जो कि कौन सी है? कुक जल संधि है। न्यूजीलैंड के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कुक है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर दूध, मांस दोनों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और जो न्यूजीलैंड है वहाँ पर ग्रासलैंड को कैंटरबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंटरबरी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में ग्रासलैंड को, घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को पूरा अच्छे से डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्टिनेंट डिस्कस करते हैं जो कि है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से ये 2nd रैंक पर आता है, एशिया के बाद 2nd नंबर पर। इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं और इसे डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ट्रॉपिकल जोन में स्थित है। इसे ब्लाइंड कॉन्टिनेंट एंड पुअर कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। पुअर कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और यहाँ पर सिर्फ 10% लैंड ही एग्रीकल्चर योग्य है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में जिब्राल्टर जल संधि हमको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ एशिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में, दोनों महाद्वीपों के बीच में लाल सागर, रेड सी और स्वेज नहर जो है वो स्थित हैं। आगे देखिए, सहारा डेजर्ट की बात करते हैं। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है। इसका एरिया लगभग 54 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह डेजर्ट इतना विशाल है कि पूरे अमेरिका के बराबर है। यह एक हॉट डेजर्ट है जहाँ का तापमान दिन के समय में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ पर 2 प्रकार की हवाएं जो है विंड चलती है, एक ट्रेड विंड और दूसरी है मानसून विंड। ट्रेड विंड की बात करें तो ये हवाएं सहारा में गर्मी और सूखापन बनाए रखने में मदद करती हैं। मानसून विंड की बात करें, हालांकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है, लेकिन मानसून विंड्स के प्रभाव से कभी कभी रेगिस्तान में बदलाव आते हैं। सहारा डेजर्ट अपने ऑफशोर विंड्स की वजह से बारिश को रोकता है। यही कारण है कि यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है। यह डेजर्ट अपने विशाल सैंड दून के लिए जाना जाता है जो दुनिया के सबसे बड़े हैं। यहाँ के बालू के टीले जो हैं वो 180 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, जो किसी भी इमारत से ऊंचे दिखाई देते हैं। सहारा का बेसिकली मतलब जो होता है अरबी भाषा में वो मरुस्थली होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सवाना घास के मैदान की, सवाना ग्रासलैंड की। तो सवाना ग्रासलैंड में इतनी लंबी घास पाई जाती है कि वहाँ के जानवरों को छुपने में आसानी होती है। ये ग्रासलैंड्स सहारा के साउथ में स्थित हैं। यहाँ की जो जैव विविधता है वो बहुत ही खास है। यह स्थान दुनिया के सबसे बड़े हंटिंग एरिया में से एक है। यहाँ पर आपको शेर, चीते, हाथी जैसे जानवर आसानी से देखने को मिल जाते हैं। सवाना ग्रासलैंड ये दुनिया के सबसे बड़े घास के मैदानों में से एक है और लगभग पूरे अफ्रीका महाद्वीप पर फैला हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं साहेल की। साहेल सवाना और सहारा के बीच का एक ट्रांजिशन एरिया होता है। यह अफ्रीका के इकोलॉजिकल ब्रिज के रूप में काम करता है क्योंकि यह सवाना और सहारा को कनेक्ट करता है।
ये क्षेत्र धीरे धीरे अब सहारा में बदल रहा है, जो सहारा डेजर्ट है ना उसमें बदल रहा है, क्योंकि डिसर्टिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो तेजी से बढ़ रही है। साहेल का इतिहास भी बहुत ही रोचक है, क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ पर कई व्यापारिक रास्ते और सभ्यताएं बसी हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं नामीबा मरुस्थल की। ये जो डेजर्ट है ये कोल्ड स्ट्रीम की वजह से बना है। दुनिया का एकमात्र ऐसा डेजर्ट है जहाँ पर फॉग यानी कोहरा भी बनता है। यह कोल्ड डेजर्ट लगभग 80 मिलियन साल पुराना है। नामीबा डेजर्ट में पाए जाने वाले टोन ट्राइब के लोग जो है आज भी परंपरागत जीवन जीते हैं। बहुत ही अनोखी देखिए ये ट्राइब है। आधुनिक जीवन से ये बहुत दूर है। अपने जीवन यापन के लिए ये प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं। तो ये नामीबा मरुस्थल आप देख सकते हैं मैप पर। इसके बाद हम बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल की, कालाहारी डेजर्ट की। तो दक्षिण अफ्रीका के सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध डेजर्ट में से एक है। यह डेजर्ट अपने बुशमन ट्राइब और शुतुरमुर्ग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर वेल्स नाम के ग्रासलैंड पाई जाती हैं, जो कि खास तौर पर यहाँ की जलवायु और वनस्पति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नील रिवर की। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। इसी के साथ साथ ये दुनिया की भी सबसे लंबी नदी है। नील रिवर का ओरिजिन जो है वो 2 स्ट्रीम से होता है, व्हाइट स्ट्रीम एंड ब्लू स्ट्रीम। व्हाइट स्ट्रीम विक्टोरिया झील से निकलती है और ब्लू स्ट्रीम जो है ये ताना झील से निकलती है। दोनों स्ट्रीम जो है खार्तूम में आकर मिलती है और नील नदी का निर्माण करती हैं। नील, ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई कितनी है 6690 किलोमीटर है। नील रिवर का पानी इतना अमूल्य है कि इसे मिस्र का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यह मिस्र की सभ्यता का प्रमुख सोर्स है। नील नदी पर बसे हुए प्रमुख शहरों की बात करें तो काहिरा, अलेक्जेंड्रिया, लक्सर, असुयान, खार्तूम, ये सभी नील नदी पर बसे हुए हैं। खार्तूम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सूडान की राजधानी है, जहाँ पर श्वेत नील और नीली नील आकर मिलती हैं और इसी संगम पर इस नदी को नील नदी के रूप में जाना जाता है। नील नदी 6690 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद में मेडिटेरियन सी में जाकर मिल जाती हैं। कहाँ पर? भूमध्य सागर में। अफ्रीका की कांगो रिवर जो है ये इक्वेटर लाइन को 2 बार काटती हैं। कौन सी नदी? कांगो नदी। ध्यान रखिएगा, भारत की जो माही नदी है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। इसके अलावा अफ्रीका की लिम्पोपो नदी जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती हैं। मकर रेखा को 2 बार काटती हैं लिम्पोपो नदी। कॉन्गो नदी जो है ये इक्वेटर को 2 बार काटती हैं। भारत में स्थित माही नदी जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती हैं। लिम्पोपो नदी जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया कंट्री में स्थित है। इसके अलावा एटलस और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है माउंटेन, वो भी अफ्रीका में स्थित हैं। एटलस माउंटेन की बात करें तो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित हैं। ये पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया और तुनीशिया देशों से होकर गुजरता है। ये माउंटेन रेंज अफ्रीका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत की बात करें तो ये माउंटेन दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित हैं। इस कॉन्टिनेंट की जोहानसबर्ग सिटी जो है ये गोल्ड रिजर्व के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए इस सिटी को स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है। किम्बरले सिटी की बात करें तो ये डायमंड रिजर्व के लिए फेमस है और इसीलिए इस सिटी को हीरो की नगरी के रूप में जाना जाता है। दुनिया का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया यहीं पर ही लीबिया देश में स्थित है। ये दुनिया का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। यहाँ का तापमान एक समय पर 58 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था। तो ये हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डिस्कस किया। आगे अब बढ़ते हैं, बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। एशिया कॉन्टिनेंट को हम डिस्कस करते हैं। यह कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एरिया की दृष्टि से देखो, चाहे पॉपुलेशन की दृष्टि से देखो, ये नंबर 1 पर आता है। एशिया कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड का 30% एरिया जो है वो समाया हुआ है। इसके साथ साथ में वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन इसी कॉन्टिनेंट में निवास करती हैं। एशिया महाद्वीप और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच बेरिंग जल संधि हमको देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत स्थित हैं। गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। यह एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एशिया महाद्वीप में दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन हिमालय स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू पामीर का पठार वो एशिया में ही स्थित है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्लेट्यू कौन सा है? तिब्बत प्लेट्यू है। सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा है? पामीर प्लेट्यू है। वहीं अगर सबसे ऊंचा प्लेट्यू पूछे तो वो है तिब्बत प्लेट्यू। दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? बड़ी लेक, तो वो कैस्पियन सागर है। अगर वर्ल्ड की सबसे गहरी लेक पूछे
तो वो कौन सी है? बेकॉल लेक है। दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है वो कौन सी? कजाकिस्तान, वो भी एशिया में स्थित है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है? अरेबियन पेनिनसुला है। चलिए अब आगे एशिया कॉन्टिनेंट की इंपॉर्टेंट कंट्रीज को हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं रशिया की। रशिया फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल 1,70,98,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर है। यह एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश है जिसका लगभग 77% भाग जो है वो एशिया में और 23% भाग यूरोप में स्थित है। मतलब कंप्लीटली रशिया जो है वो एशिया में नहीं आता है। एशिया में आता है इसका 77% भाग और 23% भाग यूरोप में आता है। ठीक है, यूरोप और एशिया के विभाजन को थोड़ा डिस्कस करें तो रूस का जो हिस्सा यूरोप में आता है वह कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% है इसका। लेकिन यहाँ पर पूरे रूस की लगभग 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती हैं। भले ही एरिया कम है बट 80% जनसंख्या जो है रशिया की वो इसी क्षेत्र में निवास करती हैं। रूस का शेष भाग जो है वो एशिया में आता है, बचा हुआ 77%। लेकिन यहाँ पर मात्र 20% से भी कम जनसंख्या पॉपुलेशन निवास करती हैं। ज्यादातर रूस की आबादी जो है यूरोप वाले हिस्से में रहती है, विशेष करके मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और वोल्गा नदी के आसपास के क्षेत्रों में। इसका मुख्य कारण यही है कि यूरोपीय रूस का जो मौसम है वो जीवन जीने की स्थिति एशियाई हिस्से की तुलना में वहाँ पर ज़्यादा अनुकूल है, इसीलिए लोग ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पे कौन सा देश आता है? कनाडा आता है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। एशिया महाद्वीप में वर्ल्ड की सबसे लंबी रेलवे लाइन भी आती है जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। इसकी लेंथ जो है वो 9,289 किलोमीटर है। इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट पीटर्सबर्ग है एंड इसका एंडिंग पॉइंट व्लादिवोस्टॉक है। एशिया में एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ी लेक कैस्पियन सागर स्थित है। सबसे गहरी लेक कौन सी है? बेकाल लेक, जिसकी लेंथ 1741 मीटर है। मतलब 1741 मीटर गहरी है। ये एक ताजे पानी की लेक है। कौन सी? बेकाल लेक। इसके बाद अगली कंट्री की बात करते हैं हम, श्रीलंका। यह कोकोनट की शेप की एक कंट्री है। जो श्रीलंका है वो पाक जल संधि से इंडिया से सेपरेट होता है। यहाँ पर बहने वाली प्रमुख नदी में से महाबली गंगा नदी बहुत ही प्रसिद्ध है। हाईएस्ट पीक की बात करें श्रीलंका की तो वह है पिदुर तालागला। श्रीलंका में राइस, कोकोनट और टी की खेती हमको देखने को मिलती है। इसके बाद अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान जो है ये अफीम प्रोडक्शन में वर्ल्ड में फर्स्ट प्लेस पर आता है। अफगानिस्तान कंट्री वाखन कॉरिडोर के तहत इंडिया से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। पश्तो अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है और यहाँ की मेन रिवर कौन सी है? काबुल रिवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यांमार की। यह कंट्री 1937 में इंडिया से सेपरेट हुई है और इसे स्वर्ण पेगोड़ा का देश भी कहा जाता है। यहाँ की मेन रिवर इरावदी रिवर है। इस रिवर में डॉल्फिन हमको देखने को मिलती हैं। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की कौन सी है? इकाका बोराजी। इस देश में सितवे बंदरगाह स्थित है जिसे भारत देश डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट कंट्री डिस्कस करते हैं, चाइना। चाइना एक एशियन कंट्री है और कई सारी फसलों के प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 पर आता है, जैसे कि बाजरा, मूंगफली, फल, सब्जी, सोना, कोयला, कपास, चाय, गेहूं, चावल, लोहा, तंबाकू, इन सभी में चाइना का नंबर जो है वर्ल्ड में फर्स्ट है। चाइना में यांगसी नदी बहती है। इस रिवर का ओरिजिन जारी पहाड़ी से हुआ है जो चीन के चिंगहाई में स्थित है। इस रिवर की लंबाई 6,300 किलोमीटर है। ये नदी चाइना और एशिया की सबसे लंबी रिवर है। इसके अलावा होंगवो नदी भी यहाँ पर बहती है। इस नदी में पीली बालू पाई जाती है, इसलिए इसे येलो रिवर भी कहते हैं। एग्जाम में पूछते हैं कि येलो रिवर के नाम से किसे जाना जाता है, तो हुआंगो नदी को जाना जाता है। इस रिवर में फ्लड अचानक से आ जाता है, इसीलिए इस रिवर को विश्वासघाती रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जापान की। जापान कंट्री एशिया की सबसे ईस्टर्न कंट्री है, पूर्व की तरफ है और इसका पुराना नाम जो था वो निपन था। इसका क्लाइमेट ब्रिटेन के समान है और इस वजह से जापान को ईस्ट का ब्रिटेन कहते हैं। जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है जो कि होन्शु आइलैंड में स्थित है और जापान का शहर टोक्यो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। माउंट फुजी जापान का सबसे ऊंचा माउंटेन है। तो यहाँ पर हमने ये एशिया की सभी इंपॉर्टेंट कंट्री को डिस्कस किया। आगे अब अगला कॉन्टिनेंट हम डिस्कस करते हैं जो कि है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो फ्रेंड्स, इसे वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती हैं, इसीलिए इसे मूविंग कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अंटार्कटिका को
साइंस डेडिकेटेड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई देशों ने अपने रिसर्च सेंटर स्थापित किए हैं। यहाँ के कड़े तापमान और पर्यावरण की वजह से यह महाद्वीप, ये कॉन्टिनेंट साइंस रिसर्च सेंटर के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। भारत के 3 प्रमुख रिसर्च सेंटर यहाँ पर स्थित हैं। भारती 2012 में स्थापित किया गया था। ये भारत का आधुनिक अनुसंधान केंद्र है। सेकेंड, दक्षिण गंगोत्री, यह भारत का पहला अंटार्कटिक स्टेशन था। तीसरा, मैत्री 1989 में स्थापित किया गया था। यह भारतीय अनुसंधान गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। कैप्टन कुक ने अंटार्कटिका की शुरुआती खोज की कोशिश की थी, लेकिन मुख्य भूमि की सही पहचान नहीं कर पाए थे। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज जो है वो शासेन ने की थी। दक्षिणी ध्रुव जो साउथ पोल की सही पहचान एडम सेन ने की थी, जिन्होंने 1911 में इस ऐतिहासिक यात्रा को पूरा किया था। आगे देखिए, पाल्मर प्रायद्वीप मतलब पेनिनसुला की बात करते हैं तो यह पेनिनसुला अंटार्कटिका के उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में स्थित है, और इसे यूएसए ने अपना क्षेत्र जो है वो घोषित कर लिया है। पाल्मर पेनिनसुला की बात करें तो यहाँ पर वोल्केनो की एक लंबी सीरीज हमको देखने को मिलती है, जिसमें सबसे प्रमुख माउंट एरिबस और माउंट ऐश हैं। ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो आज भी सक्रिय माने जाते हैं। अंटार्कटिका में ट्रांस अंटार्कटिक श्रेणी हमको देखने को मिलती है, रेंज देखने को मिलती है। यह जो पर्वत की श्रृंखला है ये अंटार्कटिका को 2 हिस्सों में विभाजित करती है, ईस्ट एंड वेस्ट में। यहाँ पर अंटार्कटिका में हाईएस्ट पीक की बात करें, सबसे ऊंची चोटी की, तो वो कौन सी है? विल्सन मैसिफ है, जो कि इस श्रेणी में सबसे प्रमुख पर्वतों में से एक है। अंटार्कटिका के सबसे ठंडे स्थान की बात करें तो इसी रेंज के अंतर्गत स्थित वोस्टक एक जगह है जो कि सबसे ठंडी जगह मानी जाती है, जहाँ पर -89 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है वो नोट किया गया था, जो अब तक का सबसे ठंडा तापमान है। यहाँ के वेजिटेशन एंड जीवों की बात करें तो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से क्रील मछलियाँ, पेंगुइन, ये सब देखने को मिलते हैं। वेजिटेशन की बात करें, वनस्पति की बात करें तो अल्पाइन वनस्पति यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती हैं, जो कि इस ठंडे वातावरण के अनुकूल हैं। जैसे भारत में 2 सागर हमको प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। वैसे ही अंटार्कटिका महाद्वीप में अगर हम बात करें तो 2 सागर हमको देखने को मिलते हैं, रॉस सी एंड वेडेल सी, रॉस सागर और वेडेल सागर। रॉस सागर की बात करें तो अंटार्कटिका के दक्षिणी भाग में ये स्थित हैं। वहीं वेडेल सागर की बात करें तो ये अंटार्कटिका के पश्चिमी भाग में स्थित हैं, जो कि पाल्मर पेनिनसुला के करीब हैं। तो ये हमने अंटार्कटिका महाद्वीप कॉन्टिनेंट को डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से दुनिया में 4th प्लेस पर आता है, 4th नंबर पर, और जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से 5th नंबर पर आता है। साउथ अमेरिका में 2 लैंडलॉक कंट्री है, यानी ऐसी कंट्री जिसकी बाउंड्री जो है वो अन्य देशों से लगती है, समुद्र से कोई भी डायरेक्ट संपर्क नहीं है। तो वो 2 कंट्री कौन सी है? बोलीविया और पराग्वे। ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स इस कॉन्टिनेंट में हमको एंडीज पर्वतमाला देखने को मिलती है। एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा और सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है, जिसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। ये माउंटेन रेंज वेनेजुएला से लेकर चिली तक फैली हुई है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अकोंकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6962 मीटर है। इसी एंडीज पर्वतमाला में बोलीविया का पठार स्थित है, बोलीविया प्लेट्यू, जहां पर आयरन और जो है और मिनरल्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसी बोलीविया के पठार में टिटिकाका झील स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची स्थित नेविगेबल झील है, जहां पर नेविगेशन मतलब नौकायान और मछली पकड़ने, फिशिंग दोनों संभव है। यह बोलीविया और पेरू के बीच लोकेटेड है, टिटिकाका झील। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अमेजन बेसिन हमको देखने को मिलता है। यह अमेजन नदी का वह क्षेत्र है जो साउथ अमेरिका में स्थित है। इस क्षेत्र का ओरिजिन जो है उद्गम पेरू से होता है, और यह बेसिन मुख्य रूप से ब्राजील के मकापा इलाके में स्थित है। यह रिवर बेसिन अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन में गिरती है। अमेजन नदी जो है यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका में हमने डिस्कस करी थी, नील नदी। पर बड़ी अगर पूछें तो अमेजन नदी जो है यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। आगे देखिए, अमेजन फॉरेस्ट की बात करें, अमेजन वन की, तो ये सदाबहार वर्षा वन है, रेन फॉरेस्ट है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा मतलब अर्थ लंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का बहुत उत्पादन होता है। इस अमेजन फॉरेस्ट में कई सारे जानवर हमको देखने को मिलते हैं खतरनाक, जैसे कि एनाकोंडा, काले बिच्छू,
ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा इस जंगल में खट्टा शहद भी पाया जाता है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्नेक आइलैंड भी देखने को मिलता है, सांपों का द्वीप। यह आइलैंड ब्राजील में स्थित है। इसे इल्हा डी क्यूमेडा क्यूनेन कहते हैं। इस छोटे से आइलैंड में 1 वर्ग मीटर में लगभग 15 से 20 सांप होते हैं, जो कि इसे बेहद खतरनाक बनाता है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कुछ प्रमुख कंट्रियों की बात करें तो ब्राजील आती है उसमें। ब्राजील साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है। यहाँ पर हार्डवुड के लिए प्लांटेशन किया जाता है। खास करके यहाँ पर कॉफी का भी प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। इस प्लांटेशन क्षेत्र को फेजेंदा कहा जाता है। नेक्स्ट कंट्री बात करते हैं हम चिली की। चिली दुनिया की सबसे ड्राई कंट्री है। यहाँ पर बहुत कम बारिश देखने को मिलती है। यहाँ पर कॉपर का प्रोडक्शन होता है। पेरू की कोल्डेस्ट स्ट्रीम के कारण यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है। चिली के चिकिका मेटा प्लेट्यू में कॉपर का प्रोडक्शन किया जाता है। दुनिया का सबसे ड्राइस्ट डेजर्ट जो है, सबसे सूखा मरुस्थल, वो अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चिली में ही स्थित है। नेक्स्ट कंट्री आती है हमारी अर्जेंटीना। यह देश मीट प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पर जो ग्रासलैंड देखने को मिलता है, घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें पंपास के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अच्छे से डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये एरिया के अनुसार। कुल लैंड एरिया का 17.5% एरिया जो है वो नॉर्थ अमेरिका में आता है। पॉपुलेशन के अनुसार बात करें तो ये 4th नंबर पर आता है कॉन्टिनेंट। विश्व की 6.5% पॉपुलेशन यहाँ पर निवास करती है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई भी लैंडलॉक कंट्री नहीं पाई जाती है। बेरिंग जल संधि जो है ये नॉर्थ अमेरिका और एशिया को अलग करती है। वहीं पनामा स्थल संधि जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करता है। इसके अलावा कुछ और देखिए स्ट्रेट जल संधियाँ भी है, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। हडसन जल संधि, हडसन स्ट्रेट, ये स्ट्रेट हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को आपस में जोड़ती हैं। यह बेफिन द्वीप और अनगाता प्रायद्वीप को भी अलग करती हैं। इसके अलावा डेविस स्ट्रेट भी है। यह बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को कनेक्ट करती है। इसी के साथ साथ बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करती हैं। बेरिंग जल संधि तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। यह चुक्की सागर और बेरिंग सागर को आपस में जोड़ती हैं एंड अलास्का और रूस को अलग करती हैं। आगे देखिए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पर रॉकी पर्वत, रॉकी माउंटेन स्थित हैं। रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े माउंटेन रेंज में से एक हैं। इसकी लेंथ करीब 4,800 किलोमीटर है और इसका सबसे ऊंचा पीक कौन सा है? माउंट एल्बर्ट है, जो 4,401 मीटर ऊंचा है। ये पर्वत श्रृंखला अलास्का से लेकर मैक्सिको तक फैली हुई है। अलास्का रेंज और ब्रुक रेंज जो है, दोनों रेंज अलास्का में स्थित हैं। इसी अलास्का रेंज में माउंट मैकिनले पाया जाता है, जो कि अलास्का रेंज का ही एक हिस्सा है। इसकी ऊंचाई 6,190 मीटर है। यहाँ पर वॉल्केनिक एरप्शन हमको देखने को मिलते हैं। इस कारण से इसे हजारों धुआंरों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, अलास्का की बात करते हैं हम तो अलास्का पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में यूएसए ने इसे अधिकार में ले लिया। यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी हार्श है, क्योंकि यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट मतलब परमानेंट फ्रोजन ग्राउंड जो है वो देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि ज़मीन हमेशा जमी रहती है। यहाँ पर एस्किमो जनजाति देखने को मिलती है, जो कि इग्लूज में रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। ये जनजाति जो है अपने कश्ती को कयाक और हथियार को हरपून कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका की अगली इंपॉर्टेंट कंट्री डिस्कस करते हैं, कनाडा। कनाडा नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है और यहाँ पर ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक एंड अथाबास्का लेक भी स्थित हैं। कनाडा में कॉनिफेरस फॉरेस्ट मतलब शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं और यहाँ सरसों और तांबे का उत्पादन भी अधिक मात्रा में होता है। नॉर्थ अमेरिका की अगली कंट्री लेते हैं, जो कि है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए का सबसे बड़ा डेजर्ट है डेथ वैली, मृत घाटी, जहाँ का टेम्परेचर विश्व का सबसे ज़्यादा मापा गया है, 63 डिग्री सेल्सियस। यूएसए में सिलिकॉन वैली भी है, जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इनोवेशन के लिए प्रसिद्ध हैं। यूएसए में स्थित न्यूयॉर्क सिटी स्काई स्क्रैपर्स मतलब गगनचुंबी इमारतों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। यूएसए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है मैनहट्टन द्वीप। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ और वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली कंट्री डिस्कस करते हैं, मैक्सिको। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा सिल्वर उत्पादन करने वाला कंट्री है। यहाँ पर गेहूं की खेती प्रमुख रूप से की जाती है मैक्सिको में। आगे देखिए फ्रेंड्स, ग्रेट लेक्स को डिस्कस करते हैं, महान झीलों को। तो ये लेक्स यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं और इसमें दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी शामिल है, जो कि है सुपीरियर लेक, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित ये जो 4 लेक है, सुपीरियर लेक, ह्यूरॉन लेक, मिशिगन लेक एंड ओंटारियो लेक का कॉम्बिनेशन ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है। इन सभी झीलों का सीक्वेंस आप जरूर दिमाग में रखिएगा, सीक्वेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। इन सभी लेक के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। सुपीरियर लेक जो है ये सबसे बड़ी और सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। ह्यूरॉन झील अमेरिका और कनाडा के बीच साझा की जाती है। इसका आकार बहुत ही बड़ा है और यह पर्यावरण दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मिशिगन झील की बात करें तो पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है। यह भी ग्रेट लेक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओंटारियो झील की बात करें तो यह झील सबसे छोटी है, लेकिन इसका भी बहुत ही बड़ा आर्थिक महत्व है। यह कनाडा के ओंटारियो प्रांत और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के बीच स्थित है। अमेरिका और कनाडा के बीच में व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग बनाती है। ये 49 डिग्री लैटिट्यूड लाइन जो है, समांतर रेखा, अक्षांश रेखा, ये कनाडा और यूएस को अलग अलग करती है। तो यहाँ पर हमने ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अच्छे से डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं और आखिरी कॉन्टिनेंट की तरफ चलते हैं, जो कि है यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप। यूरोप कॉन्टिनेंट एरिया की दृष्टिकोण से 6ठे स्थान पर आता है। वहीं जनसंख्या पॉपुलेशन के आधार पर वर्ल्ड में 3रे नंबर पर आता है। यूरोप को पेनिनसुला का कॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि यह चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, यूरोप में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कोई भी डेजर्ट मतलब मरुस्थल नहीं पाया जाता है। यूरोप अफ्रीका को अलग करने वाला स्टेट जो है वो कौन सा है? जिब्राल्टर स्टेट है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए, यूरोप की हम प्रमुख कंट्रियों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है क्योंकि यह फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिटेन्ड है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है, जिसे फैशन की नगरी भी कहते हैं, सुंदरता की नगरी भी कहते हैं। ये सीन नदी के किनारे स्थित हैं। फ्रांस अंगूर से बनी शराब के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसे शैंपियन कहते हैं। फ्रांस कई देशों के साथ अपनी बॉर्डर साझा करता है। स्पेन और फ्रांस के बीच पायरेनीज पर्वत स्थित हैं। इटली और फ्रांस के बीच एल्प्स पर्वत स्थित हैं। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच जूरा पर्वत स्थित हैं। एंड जर्मनी और फ्रांस के बीच में वोजेस पर्वत स्थित हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इटली की। इटली को यूरोप का इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंगूर और जैतून उत्पादक देश है, प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है। इटली की सबसे लंबी नदी पो रिवर है, जिसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। सिसिली आइलैंड इटली का प्रमुख द्वीप है, जहां पर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है, जिसे मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्वे की। यह वर्ल्ड की सबसे डेवलप कंट्री है। यह कंट्री मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पर रहती है। नॉर्वे नॉर्थ सी से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है और अपने निगबरिंग कंट्रीज की हेल्प करता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ के बंदरगाह जो है वो श्रिंक हो रहे हैं। अगली कंट्री आती है डेनमार्क। यह कंट्री जूटलैंड पेनिसुला पर लोकेटेड है। यह कंट्री नॉर्थ सी से लगी हुई है। यहाँ पर यंडिक पहाड़ी यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी है। यह डेयरी उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी गौशाला भी स्थित है डेनमार्क में। इस कंट्री से चूना पत्थर लाइमस्टोन के डिपॉजिट प्राप्त होते हैं। यहाँ पर रेनफॉल अधिकतम 16 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद फिनलैंड की बात करें तो ये यूरोप की नॉर्थन कंट्री है। इसे हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है। सीधे सीधे एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 56,000 लेक हैं। कितने? 56,000। यहाँ सबसे बड़ी झील साइमा झील है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? हल्ती है। फिनलैंड में सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी यूरोप का एक प्रमुख देश है। इसकी सबसे लंबी नदी राइन नदी है। यह दुनिया की सबसे व्यस्त नदियों में से भी एक है। राइन नदी में कोयले का जमाव होता है, इसलिए इसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है, कोल रिवर के नाम से। जर्मनी में रूर रीजन खनिज पदार्थ मतलब मिनरल्स के लिए बहुत ही मशहूर है। यह इंडिया छोटा नागपुर का काउंटर पार्ट माना जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये यूरोप कॉन्टिनेंट को भी अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। लेक्चर बहुत बड़ा लेक्चर है, बट हमने एक ही लेक्चर में सभी कॉन्टिनेंट को अच्छे से डिस्कस किया है। अब आपको करना क्या है, इस टॉपिक का मैंने टेस्ट दे रखा है। टेस्ट वाले सेक्शन में अच्छे से टेस्ट लगाइए, बार बार टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही। मेहनत करते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी।